नमस्ते। हैंडफुल माइंडफुल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ प्रेगनेंसी में किए जाने वाले जीटीटी यानी कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट के बारे में। इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आज मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये कब किया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या हैं, वैल्यूज़ अगर नॉर्मल नहीं आती हैं तब क्या प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए, बच्चे के लिए, बच्चों के लिए, और कौन ऐसी लेडीज़ हैं जो इस ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में हायर रिस्क पर रहती हैं। मतलब ये टेस्ट में एबनॉर्मल वैल्यूज़ आने का किन लेडीज़ में ज़्यादा चांसेस रहता है, और अगर हायर वैल्यूज़ आती है तब उस केस में क्या किया जा सकता है। लेकिन ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये डिस्क्लेमर देना चाहूँगी कि मैं कोई मेडिकल प्रोफेशनल या डॉक्टर नहीं हूँ। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप एज अ जनरल अवेयरनेस के जैसा ट्रीट करें। इसको किसी भी तरीके की कोई भी मेडिकल कंडीशन को डायग्नोस करने के लिए या ट्रीट करने के लिए यूज़ ना करें। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है जीटीटी के रिगार्डिंग या कुछ भी प्रेगनेंसी में, तो प्लीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका सोल्यूशन ढूंढें, क्योंकि जीटीटी की हो सकता है हर डॉक्टर और हर हॉस्पिटल अपनी एक अलग नॉर्मल वैल्यूज़ और रेंज फॉलो करता हो, और जीटीटी की वैल्यूज़ क्या नॉर्मल फॉलो करी जा रही हैं आपके केस में, वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी एज क्या है, कुछ प्रीवियस प्रेगनेंसी में आपको कॉम्प्लिकेशन था, या ऑलरेडी आपको एक बार जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुका है, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री में ये डायबिटीज़ रन करती है। तो उस सब कंडीशंस के बेसिस पे भी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो हो सकता है डॉक्टर आपके केस में पर्टिकुलरली कुछ अलग फॉलो करे। तो इस इन्फॉर्मेशन के साथ चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट यानी कि जीटीटी होता क्या है और ये क्यों किया जाता है। तो जब भी हम कुछ खाना खाते हैं या कुछ भी खाते हैं तो बॉडी में जो शुगर रिलीज होती है उस खाने के थ्रू, उसको मैनेज करने का या उसको रेगुलेट करने का काम होता है इंसुलिन नाम के हार्मोन का। अगर ये हार्मोन आपका बराबर क्वांटिटी में रिलीज़ नहीं हो रहा है या इसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो आपके ब्लड में शुगर लेवल्स हाई हो जाती है, और ब्लड में जब शुगर लेवल्स हाई हो जाती है तो उसी कंडीशन को कहा जाता है कि ये पर्सन को अभी डायबिटीज़ है। तो जीटीटी के थ्रू ये चेक किया जाता है कि प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ होने का आपको कितना ज़्यादा चांस है, या फिर आप ऑलरेडी हायर रिस्क पे हैं, या फिर ऑलरेडी आपकी बॉडी में डायबिटीज़ आ चुकी है, ऑलरेडी शुगर लेवल्स बहुत हाई हैं। ये सब डिटेक्ट होता है इस टेस्ट के थ्रू। तो प्रेगनेंसी में अगर इंसुलिन प्रॉपरली शुगर लेवल्स अगर रेगुलेट नहीं कर पाता है तो आपको जो कंडीशन होती है उसको कहा जाता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। इस टेस्ट में क्या किया जाता है, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है पीने के लिए, जिसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद आपको ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल देना होता है, और ये चेक किया जाता है कि आपके ब्लड में और यूरिन सैंपल में कितना शुगर लेवल्स है, जिसको नॉर्मल वैल्यूज से कंपेयर किया जाता है, और ये डिसाइड किया जाता है कि आपको प्रेगनेंसी में होने वाली डायबिटीज़ का कितना ज़्यादा रिस्क है, या फिर ऑलरेडी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो चुकी है। इसके बाद बात आती है कि ये टेस्ट किया कब जाता है। तो यूजुअली तो इसे डॉक्टर जो है 24 से 28 वीक्स के बीच में रिकमेंड करते हैं, जो अराउंड आपका 6 मंथ के आसपास का टाइम होता है। लेकिन अगर आपकी ये सेकेंड प्रेगनेंसी है और फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऑलरेडी आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ थी, या फिर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जहाँ कंटिन्यूसली कोई ना कोई फैमिली मेम्बर अफेक्टेड है डायबिटीज़ से, तो उस केस में भी डॉक्टर आपको अर्ली जीटीटी टेस्ट रिकमेंड कर सकता है, जो अराउंड हो सकता है आपको 4th मंथ के टाइम पे ही वो रिकमेंड कर दे, जिससे अर्ली डिटेक्शन के साथ ही प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा सकें और आपकी लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफाई करके आपकी जो डायबिटीज़ है प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको कंट्रोल किया जा सके। फिर बात आती है कि ये टेस्ट किया कैसे जाता है। तो इस टेस्ट में आपको टोटल 3 बार सैंपल देना होता है, 3 बार ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल देना होता है। सबसे पहला जो सैंपल आप देते हैं वो फास्टिंग में रहता है, फास्टिंग कंडीशन में होता है। इसके बारे में मैं आगे अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। सेकंड सैंपल जो होता है उसके पहले आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्लूकोज दिया जाता है, जो यूजुअली 75 ग्राम्स रहता है। उसको पीने के बाद आपको 1 घंटे बाद सैंपल देना होता है, और उसके पीने के ही बाद आपको 2 घंटे बाद सैंपल देना है, यानी कि टोटल आपको 3 सैंपल देने हैं। फर्स्ट फास्टिंग कंडीशन में, सेकंड ग्लूकोज पीने के 1 घंटे बाद, थर्ड ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद, जिसमें आपको ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल दोनों ही देना होता है। अब हो सकता है आपको इस टेस्ट से जुड़े बहुत सारे डाउट्स आ रहे हों कि ये फास्टिंग का क्या मतलब होता है, कब हमें जो है लास्ट मील लेना है, या फिर फास्टिंग कितने टाइम का रहना चाहिए, उसके बीच में कुछ खा सकते हैं या नहीं।
जब 1 आवर सैंपल देते हैं उसके बाद हमें कुछ खाना है या पानी पी सकते हैं, 2 आवर्स के बाद क्या करना है। तो अब मैं आपको एक प्रोसीजर के साथ ही आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी जो आपको ये टेस्ट सस्टेन करने में एंड तक हेल्पफुल रहेगा। तो जानते हैं इस टेस्ट से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें, जैसे कि आपको इस टेस्ट के लिए सबसे पहले तैयारी क्या करनी होती है। तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपकी जो डाइट है आपको उसे मॉडिफाई नहीं करना है, यानी कि जो अभी तक आप खाती आ रही थी आपको वही खाना है। कुछ लोग क्या होता है कि डर की वजह से अपनी डाइट बहुत कंट्रोल कर लेते हैं। मान लीजिए अगर डायबिटीज़ किसी की फैमिली में है या फर्स्ट प्रेगनेंसी में आ चुकी है तो उसको टेस्ट में वो ना आए दोबारा से, उसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए अगर मैंगो खा रहे थे या फिर कुछ स्वीट आइटम खा रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे, उसको 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए बंद कर देते हैं ताकि टेस्ट में उसका इफ़ेक्ट ना दिखे। तो ये ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है आपका टेस्ट ये सब करने से नॉर्मल आ जाए, लेकिन नॉर्मल वैल्यूज़ आने के बाद भी अगर आपने वो सब डाइट कंटिन्यू रखी तो बच्चे की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही आपके लिए भी अच्छा नहीं है। इसलिए सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि आपको अपनी डाइट में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं करना है। जो आप नॉर्मली अब तक खाती आ रही थी वो ही डाइट आपको कंटिन्यू करनी है। फिर बात आती है फर्स्ट सैंपल की, जो होता है फास्टिंग सैंपल। तो जब भी आपको फास्टिंग सैंपल देना होता है, यूजुअली मॉर्निंग में आप जाते हैं सैंपल देने के लिए, तो उसके कम से कम 10 घंटे या 8 घंटे पहले से आपको कुछ नहीं खाना होता है। तो मान लीजिए अगर आपने लास्ट मील 10 बजे लिया था तो आप नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाके 6 बजे अपना सैंपल दे सकती हैं, 6 बजे 8 बजे जैसे भी आप कंफर्टेबल हों। लेकिन इस बीच में आपको कुछ भी नहीं खाना है, आप सिर्फ पानी पी सकती हैं, जूस, कोई भी लिक्विड आइटम, फूड आइटम आपको कुछ भी कंज्यूम नहीं करना होता है। तो इस टेस्ट के लिए मेरी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था कि मिनिमम 8 to 12 आवर्स का फास्ट रहना चाहिए। तो 10 बजे के बाद कुछ भी मत खाना, सुबह 6 बजे या 8 बजे जाके सैंपल दे देना। हाँ, जो फर्स्ट सैंपल और सेकंड सैंपल होता है उसके बीच में पानी पीने के लिए अलाउ किया था, और जो फास्टिंग का पीरियड है उसमें भी उन्होंने मुझे पानी पीने के लिए अलाउ किया था। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछ लीजिए कि उनके हिसाब से सही प्रोसीजर क्या है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका डॉक्टर आपको क्या रिकमेंड करेगा। लेकिन मेरे डॉक्टर के हिसाब से पानी पीना इज़ फाइन, कंफर्टेबल है, आप पानी तो पी सकते हैं। फिर जब मॉर्निंग आप जाकर अपना फर्स्ट सैंपल दे देंगी फास्टिंग वाला, जिसमें ब्लड और यूरिन सैंपल आपका लिया जाएगा, उसके तुरंत बाद आपको 75 ग्राम्स जो ग्लूकोज है वो 1 ग्लास पानी में मिक्स करके घोल के आपको पीने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ मैं आपको 2-3 चीज़ें सजेस्ट करना चाहूँगी। सबसे पहली तो ये कि अपने हॉस्पिटल से कॉल करके ये ज़रूर कंफर्म कर लीजिए कि वो लोग ग्लूकोज प्रोवाइड करने वाले हैं या आपको लेके जाना है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ऐसा हुआ है कि ग्लूकोज हमें ही लेकर जाना होता है और कई बार हॉस्पिटल की फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होता। तो पहले से ही आप इंक्वायर कर लीजिए। अगर आपको लेकर जाना है तो आप वेट करके लेके जाएं तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हॉस्पिटल में कोई भी फैसिलिटी नहीं होती है उसको एग्जैक्टली मेजर करने के लिए। वो लोग एक अंदाजे से जो ग्लूकोज का अमाउंट है वो ग्लास में डाल के, पानी डाल के आपको दे देते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि ग्लास भी नहीं मिलता है। तो मैं सजेस्ट करूँगी ग्लूकोज वेट करके लेके जाइए, एक ग्लास लेके जाइए, स्पून लेके जाइए, और साथ में एक वाटर बॉटल लेके जाइए, ताकि आप अपने घर का जो भी अच्छा पानी है, आपके हिसाब से फ़िल्टर का पानी है जो आप रेगुलरली पी रही हैं, वो आप यूज़ कर सकें वहाँ। फिर कई बार ऐसा होता है कि जो ग्लूकोज होता है इतना ज़्यादा अमाउंट में एक बार में नहीं पिया जाता, तो उसके लिए आप क्या कर सकती हैं, एक हाफ कटा हुआ लेमन अपने साथ रख सकती हैं, वो भी आप ग्लूकोज में मिक्स करके पी सकती हैं। यूजुअली डॉक्टर्स अलाउ करते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर से क्रॉस चेक ज़रूर कर लीजिए इसके बारे में। फिर जब आप ये 75 ग्राम्स ग्लूकोज 1 ग्लास पानी में पी लेती हैं, उसके 1 घंटे बाद आपका ब्लड और यूरिन सैंपल दोबारा लिया जाता है। फिर 1 घंटे के बाद 2 घंटे बाद फिर ये सैंपल लिया जाता है। यानी कि मान लीजिए अगर आपने 6 बजे अपना फास्टिंग का सैंपल दिया है, उसके बाद आपने 75 ग्राम्स ग्लूकोज पिया है, तो फर्स्ट सैंपल जो आपको देना है फास्टिंग के बाद, ग्लूकोज पीने के बाद, वो होगा 7 o'clock। फिर जो सेकंड सैंपल रहेगा वो रहेगा 8 o'clock। यानी कि जब आपने फर्स्ट टाइम ग्लूकोज पिया था उससे 1 घंटे बाद और उसी से 2 घंटे बाद। मेरी डॉक्टर के हिसाब से इस बीच में पानी पीना अलाउड था,
तो मैंने पानी पिया था और साथ ही उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि कम से कम 15-20 मिनट्स वॉकिंग भी करो ताकि बॉडी भी मोबिलाइज रहे, मूवमेंट तुम करते रहो। क्योंकि नॉर्मली भी अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो एक जगह बैठते नहीं हैं 2 घंटे तक, कुछ मूवमेंट रहता है, इसलिए 15-20 मिनट्स वॉक करो और पानी जितना पीना है उतना पी लो। लेकिन फिर मैं आपको बोलूँगी कि आप अपने डॉक्टर से पूछिए कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपको, उनके हिसाब से क्या रिकमेंडेशन है, आप अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन को ही फॉलो करिए। ये तीनों ही सैंपल देने के बाद फिर आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा भूख लगने लगे। जब तक आपका 2 आवर्स वाला सैंपल देने का टाइम आए तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने साथ कुछ स्नैक आइटम, फ्रूट्स या कुछ और आइटम आप रख लीजिए ताकि जब आपके तीनों सैंपल हो जाएं तो उसके इमीडिएट बाद आप कुछ खा सकें। और अगर आपका घर जो है वो हॉस्पिटल से दूर है, ऐसा कि आप बार बार वापस नहीं आ सकती हैं, तो आप कुछ म्यूज़िक, कुछ बुक्स या फिर कुछ और एक्टिविटी जो भी आप टाइम पास करने के लिए यूज़ करना चाहें वो हॉस्पिटल लेके जाइए और साथ में कुछ स्नैकिंग आइटम लेके जाइए, वाटर बॉटल लेके जाइए ताकि आपको जो है वहाँ कुछ भी प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ये टेस्ट रिजल्ट्स यूजुअली अगर आपने सुबह सैंपल दिया है तो आफ्टरनून या इवनिंग तक इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है इसके नॉर्मल वैल्यूज़ की, कि इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो यहाँ मैं एक हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंट रेफ़र कर रही हूँ, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रही हूँ। इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से अगर आपकी फास्टिंग शुगर वैल्यू 92 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो ये नॉर्मल वैल्यू है। यही 1 आवर की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होनी चाहिए। और ग्लूकोज पीने के 2 घंटे बाद की 153 मिलीग्राम पर डेसीलीटर या उससे कम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ मैं आपको फिर बोलना चाहूँगी कि जो आपका डॉक्टर रिकमेंड करता है या जो आपका डॉक्टर नॉर्मल वैल्यूज़ फॉलो करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर सकती है। जैसे आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी एज, आपका वेट, पहले आपका कुछ हिस्ट्री रही है क्या जहाँ आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी। तो ये जस्ट मैंने एक रेफरेंस के लिए आपको बताया है, लेकिन आप वही वैल्यूज़ फॉलो कीजिए जो आपका डॉक्टर नॉर्मल बताता है। तो अगर आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल हैं तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपकी वैल्यूज़ नॉर्मल नहीं आती हैं तब क्या करना होता है। तो यूजुअली डॉक्टर क्या करता है, आपको लाइफस्टाइल और डाइट मॉडिफिकेशन बोलता है, जहाँ लाइफस्टाइल का मतलब है कि आपको एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ योगा या फिर आपको डेली कितना वॉकिंग करना है, कितना नंबर ऑफ स्टेप्स रहना चाहिए, क्या एक्टिविटी रहना चाहिए, डाइट में आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, ये सब मॉडिफिकेशन आपको बताने के बाद यूजुअली 1 हफ्ते तक वेट करते हैं। आप वो डाइट जो है 1 वीक फॉलो करते हैं। उसके बाद फिर आपका रीटेस्ट होता है, सेम टेस्ट रिपीट होता है चेक करने के लिए कि अब मॉडिफाइड लाइफस्टाइल के बेसिस पे आपकी बॉडी कैसा रिएक्ट कर रही है, क्या शुगर वैल्यूज़ कम हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर आपकी वैल्यू जो है फर्स्ट टाइम जो टेस्ट हुआ था उसमें ही 2 आवर्स के बाद वाला जो सैंपल है उसमें शुगर वैल्यूज़ अगर 200 से ज़्यादा है या फिर रिपीट टेस्ट में भी आप ये टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं, तो फिर डॉक्टर इमीडिएटली या तो टैबलेट स्टार्ट कर देता है आपकी बॉडी में शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए, या फिर हो सकता है अगर वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हाई हैं तो इंसुलिन के इंजेक्शंस भी स्टार्ट करने पड़े। इसके अलावा डॉक्टर एक और टेस्ट लिख सकता है जो होता है HB1AC। इसमें आपकी शुगर वैल्यूज़ पिछले 2-3 महीने का एवरेज जो भी है वो चेक होता है। यूजुअली ये 5.6 या 6.1% से अगर कम या उसके बराबर है तो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा है तो इसका मतलब होता है कि आपकी पिछली 2-3 महीने की जो शुगर वैल्यूज़ हैं वो हाई ही चल रही हैं कंटिन्यूसली। तो उस केस में भी डॉक्टर जो है आपको इमीडिएटली टैबलेट या इंसुलिन इंजेक्शन स्टार्ट करेगा। इसके साथ ही टाइम टू टाइम आपका रैंडम शुगर वैल्यूज़ भी चेक किया जाता है, फास्टिंग और पोस्ट मील। रैंडम शुगर वैल्यूज़ यानी कि आप नॉर्मली जो भी खाना खा रही हैं उसको खाने के पहले फास्टिंग कंडीशन में आपकी शुगर वैल्यू कितनी है और 2 घंटे बाद की शुगर वैल्यू कितनी आ रही है। तो यूजुअली अगर फास्टिंग वैल्यू 90 से 95 के बीच में है तो डॉक्टर्स नॉर्मल कंसिडर करते हैं। वहीं जो पोस्ट मील यानी कि 2 आवर्स के बाद की जो वैल्यू रहती है खाना खाने के बाद, वो अगर 120 से 140 तक है तो भी नॉर्मल कंसिडर की जाती है। लेकिन वो हो सकता है डॉक्टर टू डॉक्टर या हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल कि वो लोग क्या नॉर्मल वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं। तो जो आपका डॉक्टर बता रहा है उसके बेसिस पे आप देखिए कि आप कहाँ किस कैटेगरी में फॉल कर रही हैं, आपकी वैल्यू ज़्यादा है कम है। जो डॉक्टर रिकमेंड करता है आप उसके बेसिस पे फिर आगे जो भी डाइट या मेडिसिन है वो फॉलो कर सकती हैं। अब इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस समझते हैं कि अगर आपकी वैल्यूज़ हाई आती हैं तो उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम होता है कि बच्चा ओवरवेट हो सकता है
या प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है, या फिर स्टिल बर्थ के चांसेस भी या रिस्क कह लीजिए वो बढ़ जाता है। सी सेक्शन होने का चांसेस बढ़ जाता है क्योंकि बच्चा अगर ओवरवेट होगा, ज़्यादा वेट पुट ऑन करेगा, तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको उतनी ज़्यादा ही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो सी सेक्शन के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। हाई शुगर वैल्यूज़ की वजह से प्रेगनेंसी में हाई ब्लड प्रेशर का भी रिस्क बढ़ जाता है। फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स की वजह से कभी जो आपकी शुगर वैल्यू है सडनली बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, कभी एकदम से बहुत कम हो जाएगी। तो जो फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज़ होती है वो आपके और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए ही बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। फिर जब बच्चा ओवरवेट रहेगा तो अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है उस टाइम आपको टीयरिंग का बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाता है, वेजाइनल टीयरिंग का, तो आपको रिकवरी में भी फिर प्रॉब्लम होगी। फिर अगर आप गर्ल चाइल्ड कैरी कर रही हैं तो उसको अपनी प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का चांस इंक्रीज़ हो जाता है, रिस्क बढ़ जाता है। साथ ही आपके जो ग्रैंड किड्स रहेंगे उनको भी ये प्रॉब्लम होने की चांस बढ़ जाता है, क्योंकि आपको वो शायद नहीं पता होगा लेकिन जब आप गर्ल चाइल्ड कैरी करती हैं तो उसकी जो भी एग्स होती हैं ओवरीज में वो आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डेवलप हो जाती हैं, उस टाइम पे ही आ जाती हैं। तो अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो ना सिर्फ आपके वूम में पल रही बच्ची बल्कि उसके जो एग्स हैं वो भी अफेक्ट होंगे, तो उन सबको भी फ्यूचर में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। फिर जेस्टेशनल डायबिटीज़ इस बात का भी इंडिकेशन है कि आगे चल के फ्यूचर में आपको भी टाइप 2 डायबिटीज़ होने का रिस्क हायर है। अब फाइनली बात करते हैं कि किन लेडीज़ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का ज़्यादा रिस्क रहता है, कौन हायर रिस्क पे हैं। तो सबसे पहले तो जिनका ओवरवेट है, जो ओबीस हैं, उनमें ये प्रॉब्लम रहती है। सेकंड, या फिर आपकी फैमिली में हिस्ट्री है, कंटिन्यूसली किसी ना किसी को डायबिटीज़ है, तब ये रिस्क आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे बढ़ जाता है। फिर आप खुद फिजिकली एक्टिव नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं कर रही हैं, उस केस में भी आपको प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। फिर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रही हैं, बाहर का खाना खा रही हैं कंटिन्यूसली और घर का बना हुआ फ्रेश खाना नहीं खा रही हैं, तब भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने का चांस रहता है। या फिर आपको प्रीवियस प्रेगनेंसी में अगर जेस्टेशनल डायबिटीज़ किसी भी वजह से हुई थी तो सेकेंड प्रेगनेंसी में या फिर फ्यूचर में आपको टाइप 2 डायबिटीज़ होने का बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई थी, उसका रीज़न मैं बोलूँगी कई सारे फैक्टर्स थे। मेरी फैमिली हिस्ट्री में भी डायबिटीज़ है, साथ ही जॉब की वजह से मेरी लाइफस्टाइल भी उतनी बहुत अच्छी नहीं थी, एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यूसली नहीं होती थी। लेकिन मैं अपनी स्टोरी, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँगी कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे कैसे मैंने उसको सिर्फ डाइट और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करके कंट्रोल किया। प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद मैंने क्या लाइफस्टाइल फॉलो किया, मुझे जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम नहीं हुई, जो यूजुअली मेरे डॉक्टर के हिसाब से 90% चांसेस रहते हैं कि अगर आपको फर्स्ट प्रेगनेंसी में हुई है तो 90% चांसेस हैं कि आपको सेकेंड प्रेगनेंसी में डेफिनेटली जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। लेकिन मैंने जो भी मॉडिफिकेशंस किए, जो भी एक रिजीम फॉलो किया डाइट का और एक्सरसाइज का, उसका रिज़ल्ट मुझे अपनी सेकेंड प्रेगनेंसी में देखने को मिला। मेरी HbA1c वैल्यूज़ से लेकर जो भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का जो टेस्ट GTT टेस्ट होता है वो वैल्यू सब कुछ नॉर्मल आई, जो एक रेंज है उससे सब कम आई। तो उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आप किस तरीके से अपनी डाइट और लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करके उसको कंट्रोल करने का ट्राई कर सकती हैं। तो इंतज़ार कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जहां मैं आपके साथ ये सब डिटेल्स शेयर करूंगी। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आज की वीडियो में बताई गई इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी पेरेंटिंग।